एक अभिनेता के ऊपर हमला हुआ है, चाकू से हमला हुआ है। उसके पीछे का रहस्य क्या है वो आप जनता को बताइए। एक्टर सैफ अली खान के घर से मिले फिंगरप्रिंट्स किसके हैं? क्यों हमलावर की पैरवी करने के लिए मुंबई की अदालत में दो वकील आपस में ही भिड़ गए? कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज वाले रेप एंड मर्डर केस में जज ने क्या कहते हुए दोषी को सजा सुनाई और क्या सजा सुनाई? और राहुल गांधी पर चल रहे मानहानि के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिए? आज इन सब खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। Brought to you by Sensodyne K and ITIL। बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। सैफ अली खान के बांद्रा वेस्ट मुंबई स्थित घर से 19 फिंगरप्रिंट्स मिले। ये कथित तौर पर हमलावर के हैं। हमलावर जिसका नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम उर्फ विजय दास बताया जा रहा है। ये विजय दास फर्जी नाम है जो उसने रखा है, असली नाम शरीफुल इस्लाम ही है। मुंबई पुलिस की प्राथमिक जांच के मुताबिक जो तथ्य सामने आए वो कुछ ऐसे हैं। बांग्लादेश का रहने वाला शरीफुल कथित तौर पर सितंबर 2024 में भारत में घुसपैठ करता है, फिर अपना नाम बदलकर विजय रख लेता है। यहाँ छोटा मोटा काम करके गुजारा करता है, लेकिन चोरी की आदत नहीं छूटती। जहाँ काम करता है, आरोप है वहाँ पर भी चोरी करता रहा, इसी वजह से पहले भी निकाला गया। अब जब शरीफुल पकड़ा गया है तो उससे पूछताछ के बाद क्राइम ब्रांच ने बताया कि शरीफुल जिला और नेशनल लेवल पर कुश्ती खेल चुका है अपने देश में, और कुश्ती खेले होने की वजह से ही वो उस दिन सैफ पर शायद भारी पड़ा। वारदात के बाद वो बस स्टैंड पर गया, वहीं सोया और थाने जाने से पहले उसने कपड़े बदले। इल्जाम है कि 16 तारीख को तड़के जब शरीफुल सदगुरु शरण अपार्टमेंट, ये वो जगह है जहां पर एक्टर सैफ अली खान और करीना कपूर खान का घर है, इस सदगुरु शरण अपार्टमेंट के एक फ्लैट में घुसा तो उसे भी नहीं पता था कि यह घर किसी एक्टर का या किसी नामी व्यक्ति का है। ये दावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी है। बहरहाल मुख्यमंत्री के बयान हमने आपको बताए, लेकिन अब मुंबई पुलिस से जुड़े सूत्रों ने अखबारों को, खासतौर पर इंडियन एक्सप्रेस को जो बताया उसके बारे में आपको बताते हैं, ताकि आपको सीक्वेंस ऑफ इवेंट, घटनाक्रम क्या है ये समझ में आए। सबसे पहले फिंगरप्रिंट्स की बात, जो कि एक अहम कड़ी है। हमलावर के फिंगरप्रिंट सबसे पहले तो वॉशरूम की खिड़की के पास मिले। संभवतः हमलावर इसी खिड़की से घर के भीतर आया और बाहर गया। इसके अलावा फ्लैट के बाहर एक एसी डक्ट के पास भी फिंगरप्रिंट पाए गए। आधुनिक ढंग से बने मकानों में डक्ट वो एरिया होता है जिसे खाली, बीच में खाली छोड़ा जाता है ताकि कमरे के भीतर से, मकान के भीतर से हवा और दूसरी चीज़ें उसमें पास होती रहें। एसी डक्ट भी ऐसी ही एक संरचना होती है मकानों के भीतर, ऊपर से नीचे तक पोला, ताकि हवा का प्रवाह होता रहे। फ्लैट के बाहर का जो एसी डक्ट है उसके बाहर भी फिंगरप्रिंट पाए गए हैं और इसी के पास से एक सीढ़ी भी बरामद हुई है। इस आधार पर पुलिस को शक है कि संभवतः हमलावर सीढ़ी लगाकर एसी डक्ट तक पहुंचा और फिर इससे होता हुआ सैफ के घर में वॉशरूम की खिड़की तक पहुंचा होगा। पुलिस को एक संदेह ये भी है कि इमारत की 8वीं मंजिल तक हमलावर सीढ़ियों से गया और इसके बाद एसी डक्ट का इस्तेमाल कर 12वीं मंजिल तक पहुंचा और बाथरूम की खिड़की के रास्ते सैफ के फ्लैट के भीतर घुसा। असल में क्या हुआ ये समझने के लिए क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है। मुंबई पुलिस के पास शहर, राज्य और नेशनल लेवल के कुछ छटे हुए अपराधियों के फिंगरप्रिंट्स का डेटाबेस भी है। अमूमन हर पुलिस के पास होता है। सैफ के घर से जो फिंगरप्रिंट्स मिले उनका मिलान मुंबई पुलिस ने इस डेटाबेस से कराया, पर किसी के भी फिंगरप्रिंट्स इससे मैच नहीं हुए। इसके बाद शरीफुल के फिंगरप्रिंट से मिलान कराया गया। अभी पुष्ट रूप से नहीं कहा गया, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ये फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए हैं। अब सवाल यह है कि शरीफुल को पकड़ा किस तरह से गया। इसे लेकर भी कई जानकारियां सामने आ रही हैं कि कैसे वो एक जगह नाश्ता करने रुका और यहाँ पर किया गया एक डिजिटल पेमेंट अहम सुराग बन गया। जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक एक संदिग्ध व्यक्ति ने एक जगह पराठा और पानी की बोतल के लिए गूगल पे किया। ये यूपीआई ट्रांजैक्शन एक अहम सुराग था। इसके जरिए आरोपी का नंबर मिला, फिर उस नंबर से उसकी लोकेशन को ट्रेस किया गया और उसके बाद मैनहंट, फिजिकली खोज शुरू हुई।
आरोपी कैसा पकड़ा गया, इसकी टाइमलाइन समझिए। पुलिस को एक स्टॉल पर संदिग्ध कुछ देर के लिए रुकता और बात करता हुआ दिखा। उस अपार्टमेंट से निकलने के बाद अलग अलग लोकेशन पर जाता हुआ। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीमें तैनात की गई। पता चला कि जिस स्टॉल पर वो व्यक्ति रुका था, ये जो आरोपी है, इसे चलाने वाला व्यक्ति नवीन एक्का है, जो कि कोलीवाड़ा के पास रहता था। पुलिस को शक हुआ कि एक्का आरोपी का दोस्त हो सकता है। 7 टीमों ने 18 जनवरी को वर्ली कोलीवाड़ा इलाके में फिर तलाशी ली। आसपास के दुकानदारों को आरोपी की तस्वीर भी दिखाई। पुलिस को पता चला एक्का जनता कॉलोनी में जय हिंद मित्र मंडल के एक घर में रहता है, 4 या 5 अन्य लोगों के साथ किराए के मकान में। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो घर पर ताला लगा था। ऐसे में पुलिस ने मकान मालिक राज नारायण प्रजापति से संपर्क किया। पुलिस को प्रजापति के बेटे विनोद के जरिए एक्का का मोबाइल नंबर मिला। विनोद को भी संदिग्ध की तस्वीर दिखाई गई, लेकिन वो पहचान नहीं सका। इसके बाद जल्द ही एक्का को पकड़ लिया गया। पूछताछ में उन्होंने बताया कि संदिग्ध ने पराठे और पानी की बोतल के लिए उनके स्टॉल पर यूपीआई पेमेंट किया था और यही बिंदु अहम साबित हुआ। मकान मालिक के बेटे विनोद ने यह भी दावा किया कि पुलिस को उसके जरिए ही आरोपी का भी मोबाइल नंबर मिल सका। बहरहाल नंबर की मदद से पुलिस थाने के कासर वडावली लेबर कैंप और अमित पांडे नाम के ठेकेदार तक पहुंची। इस ठेकेदार ने कुछ महीने पहले आरोपी को काम पर रखा था। 20 टीमें घटनास्थल पर पहुंची और वहां पर संदिग्ध की तलाश शुरू की, लेकिन वो मौके से भाग निकला। फिर 18 जनवरी की रात करीब 10 बजे उसने अपना मोबाइल भी बंद कर लिया। इस बीच जांच करते हुए पुलिस की टीमें लेबर कैंप के पास के घने मैंग्रोव जंगल तक भी पहुंची। सूत्रों के मुताबिक तलाशी लेने के बाद पुलिस टीम वहां से लगभग निकलने ही वाली थी, तभी उन्होंने एक बार फिर से जांचने का इरादा किया। दोबारा देखा तो टॉर्च की रोशनी में एक पुलिस वाले को जमीन पर किसी के सोए होने का संकेत मिला और जैसे ही एक अधिकारी करीब पहुंचा, वो व्यक्ति उठकर भागने लगा। पकड़ लिया गया। इससे पहले पुलिस ने संदिग्ध व्यक्ति की लोकेशन बांद्रा और दादर रेलवे स्टेशन के बाहर भी देखी थी, लेकिन करंट लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही थी। इस पकड़ से पहले एक जगह से आरोपी ने हेडफोन भी खरीदे थे, लेकिन कैश पेमेंट हुआ था, इसलिए वहां से भी लीड नहीं मिली। लेकिन डिजिटल ट्रांजैक्शन के बाद आरोपी को पकड़ लिया गया। ये तो पकड़ की बात हुई। जब कोर्ट में पेश किया गया तो वहां भी अच्छा खासा ड्रामा हुआ। आरोपी की पैरवी करने को लेकर 2 वकील आपस में लड़ गए। बात बांद्रा की एक अदालत की है। आरोपी के सामने एक वकील ने वकालतनामा रखा, जिसमें लिखा था कि उसकी पैरवी कौन करेगा, कौन सा वकील। आरोपी इस पर दस्तखत करने ही वाला था कि तभी एक और वकील पहुंच गया, पहले वाले को धक्का दिया और उसका वकालतनामा वहां से हटाया और अपना आरोपी के सामने रख दिया। इतनी देर में कोर्ट के अंदर धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। जज के दखल के बाद स्थिति संभली। दिनेश प्रजापति नाम के वकील अब आरोपी का केस सामने रख रहे हैं और उनका केस पर क्या कहना है, सुनते हैं। जो भी ग्राउंड्स दिए हैं पुलिस ने वो सफिशिएंट नहीं है। हमने ये डिफेंस किया कि जो पुलिस ने लिखा है, जो कि ग्राउंड्स दिए हैं कि इसके लिए इसके पुलिस कस्टडी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिफेंस किया है कि उसके पास में कोई भी रिकवरी नहीं है, क्योंकि रिकवरी होता तो उसमें हमको पुलिस कस्टडी देना ज़्यादा सफिशिएंट होता। ये तो केस से जुड़े अपडेट्स हुए, लेकिन इस मामले पर बयान अभी भी आ रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पंकजा मुंडे, उन्होंने कहा कि इस घटना का लोगों पर एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ सकता है, घर में डर लग रहा है और वो खुद भी अपना रूम लॉक करके सो रही हैं। पंकजा का बयान सुनिए और उन लोगों के भी जो इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी लोगों पर हुआ है। हम भी हमारे घर में लॉक नहीं करते थे रूम, सोच रहे अपने ही घर में, पर अब लग रहा है कि अपने भी रूम यहाँ सो रहे वो भी लॉक करके सोए। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि सैफ अली खान के ऊपर जो हमला हुआ है वो एक इंटरनेशनल क्या बोलता है कॉन्स्पिरेसी। क्या उसमें इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी क्या है? ऐसा क्या है? एक अभिनेता के ऊपर हमला हुआ है, चाकू से हमला हुआ है, उसके पीछे का रहस्य क्या है वो आप जनता को बताइए। बॉम्बे सबसे सेफेस्ट सिटी मानी जाती है और जब ऐसे इंसिडेंट वहाँ पर होते हैं तो नेचुरली सब लोगों को बहुत टेंशन हो जाता है। बड़ी खबर यहीं तक। अब और खबरों का रुख करते हैं, सुर्खियों का रुख करते हैं। पहली सुर्खी, कोलकाता के आरजी-कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के दोषी संजय रॉय को सियालदह कोर्ट ने मरते दम तक उम्र कैद की सजा सुनाई है। 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सीबीआई ने दोषी के लिए फांसी की मांग की थी, लेकिन जज अनिर्बन दास ने कहा ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर का मामला नहीं है, इसलिए फांसी नहीं दे सकते। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश भी दिया कि वो पीड़ित परिवार को 17 लाख रुपए का मुआवजा दे। हालांकि परिवार ने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया है। सजा सुनाने से पहले कोर्ट में तीनों पक्षों ने अपनी दलील दी। पहला पक्ष आरोपी संजय रॉय का।
उसने कहा, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मुझे फंसाया गया, जेल में पीटा गया और दस्तावेजों पर दस्तखत करने के लिए मजबूर किया गया। सीबीआई की तरफ से वकील ने फांसी की मांग रखते हुए कहा कि ये दोषी है, ये बिना किसी संदेह के साबित करने में हम सफल रहे हैं, इसलिए इसको सजा दी जाए। तीसरा पक्ष था पीड़िता के परिवार का। माता पिता ने कहा, संजय अस्पताल की सुरक्षा में था, लेकिन उसने ही ये जघन्य अपराध किया, उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। तीनों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने संजय को दोषी माना और सजा सुनाई। पीड़िता के परिवार ने कहा, लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। वहीं कोलकाता में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों ने कहा, सजा बहुत छोटी है। उसका जो उसका विरुद्ध में जो एविडेंस है पूरा जज के पास जाए, इसलिए उसका सजा हो। जज के ऊपर हमारा पूरा भरोसा है। ये कोर्ट का लड़ाई और रास्ते का लड़ाई पूरा जारी रहेगा। ये कंप्लीट जजमेंट नहीं लग रहा है, हमको लगता है कि जजमेंट और भी जगह है जहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, हम लोग अप्लाई करेंगे और ये एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट नहीं हुआ है। उधर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि ये सजा कम है, केस कोलकाता पुलिस के पास होता तो वो दोषी को मृत्यु दंड दिलाती। और भी राजनीतिक दलों की तरफ से प्रतिक्रियाएं आई हैं, सुनते हैं। हमारा रिएक्शन इज वेरी क्लियर। আমরা প্রথম দিন থেকে ফাঁসির দাবি করে এসেছিলাম এবং আজকেও আমরা সেই দাবিতে অটুট আছি। जिस तरह से ऑनरेबल कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा दी है, तथ्यों के आधार पर दी होगी, लेकिन ये तथ्य कहीं ना कहीं कमजोर प्रस्तुत हुए ऐसा लगता है। कोर्ट ने घटनास्थल की फॉरेंसिक रिपोर्ट को सजा का आधार बनाया। इसमें घटनास्थल और पीड़ित डॉक्टर की बॉडी पर भी मिले सैंपल संजय के डीएनए से मैच होने का जिक्र था। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन और फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता के शरीर से मिला खून आरोपी से मैच हुआ। क्राइम सीन पर मिले छोटे बाल भी फॉरेंसिक जांच के बाद संजय के बालों से मैच हुए। लोकेशन पर मिला ब्लूटूथ ईयरफोन भी संजय के फोन से कनेक्ट हो गया। अगली सुर्खी, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी पर चल रहे मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। 18 मार्च 2018 को झारखंड के चाईबासा में राहुल ने एक भाषण दिया था। इल्जाम है कि भाषण में राहुल ने अमित शाह पर, जो उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अपमानजनक टिप्पणी की और कहा कि भाजपा में कोई भी हत्यारा अध्यक्ष बन सकता है। इस बयान के बाद बीजेपी कार्यकर्ता नवीन झा ने मानहानि का केस दर्ज कराया। मुकदमा खत्म करने के लिए राहुल ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। फरवरी 2023 में कोर्ट ने केस निरस्त करने से इनकार किया। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। राहुल की तरफ से पैरवी की वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने। सुनवाई शुरू हुई। सिंघवी की दलील, कई न्यायिक फैसलों में कहा गया कि केवल पीड़ित ही आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज करा सकता है। इस मामले में शिकायत किसी तीसरे पक्ष की ओर से दायर हुई है। मानहानि के मामले में ऐसा स्वीकार्य नहीं है। अगर आप पीड़ित नहीं हैं तो शिकायत दर्ज करने के लिए प्रॉक्सी कैसे ले सकते हैं? ये सब बात सिंघवी ने कही। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता नवीन झा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। अगली सुनवाई 6 हफ्ते के बाद होगी। तीसरी सुर्खी, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रदर्शन कर रहे बीएड सहायक शिक्षकों के एक समूह को पुलिस ने हिरासत में लिया। 19 जनवरी की देर रात पुलिस ने सड़क पर प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों को सड़क से हटाया। आरोप है कि घसीट कर जोर जबरदस्ती से हटाया। कुछ महिला टीचर्स के बेहोश होने की भी खबर आई। उन्होंने पुलिस पर कपड़े फाड़ने और बैड टच का इल्जाम भी लगाया। वहीं पुलिस ने कहा सड़क पर जाम लग गया था, इसलिए एसडीएम के आदेश के बाद उन्हें वहां से हटाया गया। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों का क्या कहना है, सुनते हैं। पुलिस का दावा, उम्मीदवारों को कानूनी रूप से विरोध प्रदर्शन के लिए कहा गया, लेकिन उन्हें यहां बैठने और विरोध करने की अनुमति नहीं थी। उनको बोला गया कि अपना जो प्रोटेस्ट है वो एक तरीके से कानूनी ढंग से करें। यहाँ पे परमिशन नहीं थी बैठने की, उसके बावजूद इस आम रास्ते को रोका गया। सुबह से लगभग 10 घंटे तक इनको अनुरोध किया गया कि आप रास्ते को खाली कर दीजिए। पूरे शहर को इससे काफ़ी तकलीफ हो रही है। उसके बाद फिर एसडीएम साहब के आदेश पर इनको यहाँ से हटाया गया है। पूरा मामला क्या है संक्षेप में बताते हैं। दिसंबर में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षक पद के लिए केवल डीएड डिग्री धारकों को ही उपयुक्त माना और बीएड डिग्री धारकों की नियुक्ति रद्द करने का आदेश दिया। 10 दिसंबर 2024 को 2 हफ्ते के अंदर ये प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया। इसके साथ ही कोर्ट ने डीएड डिग्री होल्डर्स को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त करने को भी कहा। फैसले के बाद बीएड डिग्री वाले 2,897 शिक्षकों की नौकरी खतरे में आ गई, जिसके बाद से ये शिक्षक सरकार से समायोजन यानी एडजस्टमेंट की मांग कर रहे हैं। दिन की दूसरी सुर्खियों के लिए रुक करते हैं न्यूज रूम का। जी अपडेट जम्मू कश्मीर के सोपोर से आ रही है। सोपोर में एक इलाका है जहां पर आतंकवादियों के साथ भारतीय सेना की मुठभेड़ हुई और इस दौरान एक जवान घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए ले जाया गया, जहां पर वो वहां शहीद हो गए। एक जवान फिलहाल इसमें घायल बताए जा रहे हैं। जालूरा गुजर पट्टी में ऐसा इनपुट मिला था, एक सर्च ऑपरेशन चल रहा था जिसमें सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना के जवान थे। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान रविवार रात
फायरिंग हुई और इस फायरिंग में जो सर्च ऑपरेशन में पता चला कि एक जगह पर आतंकवादी छिपे हुए हैं। इस फायरिंग में जो है जवान, भारतीय सेना के जवान शहीद हो गए। जवान की शहादत के बाद चिनार कोर की ओर से एक्स पर एक जानकारी दी गई। उन्होंने लिखा कि एक बहादुर का बलिदान अनंत काल तक गूंजता रहेगा, आने वाली पीढ़ियों में साहस जगाएगा। चिनार कोर के सभी रैंक बहादुर स्वर्गीय पंगाला कार्तिक के सर्वोच्च बलिदान को सलाम करते हैं, जिन्होंने कर्तव्य की पंक्ति में अपना जीवन लगा दिया। चिनार वॉरियर्स उनकी वीरता बलिदान को सलाम करते हैं और गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। हम शोक संतप्त परिवार के साथ एकजुटता से खड़े हैं। तो फिलहाल ये अपडेट जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान भारतीय सेना के एक जवान शहीद हो गए हैं। अब आप देखिए महाकुंभ की कुछ झलकियां। जटिलस्य रुद्र कपिल मुनिना हंस सुदत्त सुखवामदेव अवधूत मार्ग जुगान युग सिद्धि जथा निंदंति वर्ण शंकर। जहाँ दत्त है वहाँ सत्य है, जहाँ दत्त नहीं वहाँ सत्य नहीं। संत बड़े परमार्थी भेष धरे अवधूत, राम नाम का बोला छोटे भाग जाए यमदूत। आप एक ऐसे व्यक्ति से ये बातें सुन रहे हैं जो कुछ घंटों बाद नागा बनने जा रहे हैं। त्याग में जितना परम आनंद है वो भोग में नहीं है। अगर होता तो IIT इंजीनियर अभी कॉर्पोरेट में होता। आप लोग इतना मलंग कैसे रहते हैं? The action speaks louder than voice. चलते चलते दो जरूरी सूचनाएं। पहली, दिल्ली में यमुना नदी पर बनी हमारी स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट रिलीज हो चुकी है, जरूर देखें और अपनी राय दें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरी सूचना, 26 जनवरी से शुरू हो रहा है ललन टॉप का एक और विशुद्ध गप वाला, बातचीत वाला, रिलेटेबल बातचीत वाला शो, जिसको कहा जा रहा है सस्ता, सुंदर और काम चलाऊ शो। नाम है मध्यवर्गीय। हर रविवार दोपहर 1 बजे आप इस शो को देख सकते हैं और फिर बता सकते हैं कितना साझा करते हैं इन ख्यालों को आप मुस्कुराते मुस्कुराते। दावा है टीम का, प्रबंध है मजे का, तो बताइए कि उनके दावे में कितना दम है। आज का ललन टॉप शो यहीं पर समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि।